हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हमने रामचरण शर्मा की बुक स्टार्ट की थी एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, एमसीक्यू फॉर्म में स्टार्ट की थी तो इसका ये पार्ट नंबर तीसरा है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक फ्रेंड, यानी कि 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं। अगर किसी ने ना देखे हो तो जाके देख ले। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, जो मैंने इंसेंट हिस्ट्री करा रखी है एकदम डिटेल में, तो ये वहीं से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, लगभग इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, या थोड़ा और ऐसे कर लूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब सही दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, ये है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक फ्रेंड्स, गार्गी, मैत्री और कपाला का घर था, तो बताइए कौन सा घर था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो जाएगा उज्जैन में। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लीजिए सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, गार्गी, मैत्री और कबीला का घर कहाँ था, तो ये था उज्जैन में। ठीक फ्रेंड्स, उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता की सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पुराना वेद है ये। आगे देखिए वैदिक। ठीक फ्रेंड, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या था, तो ये सुलभ सूत्र। ठीक फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर पर क्लिक करता जाऊँगा, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में भी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, आर्यों द्वारा। ठीक फ्रेंड, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था, तो ये लोहार वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, जो ब्लैक स्मिथ कहते हैं इंग्लिश में लोहार को। ठीक फ्रेंड्स, तो ये लोहार वगैरह नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आयुर्वेद। ठीक फ्रेंड्स, आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान किसे कहा गया, तो ये धन्वंतरि को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बाकी ये ठीक फ्रेंड्स चरक और ये सुश्रुत वगैरह ये भी सब चिकित्सक वगैरह थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पूछा है आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं, तो ये धन्वंतरि को मानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है कि ये जो चरक और सुश्रुत। ठीक फ्रेंड्स, चरक ये सुश्रुत किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में। ठीक फ्रेंड्स, ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। आगे देखिए वेद। ठीक फ्रेंड्स, वेद शब्द का अर्थ है तो ये है ज्ञान। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए वैदिक लोगों। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ये तांबा। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लेता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था तांबा। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले सबसे पहला जानवर किसे पालतू बनाया था, तो कुत्ता। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा है ना, मैंने कुत्ता लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसी की ट्रिक है। तो अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया था, तो ये कू से बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, इस कू से बनेगा कुत्ता। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ये ता से बनेगा तांबा। ठीक फ्रेंड्स, ये कुत्ते को याद रखना, कुत्ते की ट्रिक है ये। ठीक फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये पूछे जानवर कौन सा पहला पालतू बनाया था, तो कू से बनेगा कुत्ता। और यहाँ पूछा किस धातु का प्रयोग किया था, तो ता से तांबा। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं भारत में। ठीक फ्रेंड, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो ये है फ्रेंड किस आधार पर बनाई गई थी या किस लिए बनाई गई थी, तो ये श्रम विभाजन के आधार पर। ठीक फ्रेंड, मजदूरी वगैरह के आधार पर ये बनाई गई थी। ये सब मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, मान लो जो ब्राह्मण वगैरह थे तो ये उच्च कोटि यानी कि A1 क्वालिटी की क्लास में आते थे, या फिर कास्ट में आते थे, या फिर जाति में आते थे। ठीक फ्रेंड्स, या A वर्ण में आते थे। और जो ये जो जो निचली जाति थी, जो मैत्र वगैरह थे या फिर भंगी वगैरह थे। ठीक फ्रेंड्स, जो हरिजन वगैरह थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पशुओं की खाल वगैरह उतारते थे, तो ये सब अपने उनके उनके काम पे। ठीक फ्रेंड्स, व्यवसायिक यानी कि उनके व्यापार पर या फिर काम धंधे के आधार पर क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, अपने काम के आधार पर। ठीक फ्रेंड्स, कोई नाई है, कोई मेहतर है। ठीक फ्रेंड्स, और कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वगैरह जो थे तो ये वेद वगैरह का पाठ पढ़ते थे। और जो ये क्या कहते हैं शूद्र वगैरह थे, तो इनको वेद का पढ़ने का अध्ययन वगैरह कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन हजारों बार ये पूछा गया। ठीक है, क्या शूद्रों को वेदों का पाठ करने का अनुमति थी, तो अनुमति नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो ये सामवेद में। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय संगीत का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो ये
साम वेद को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है, ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। ठीक है, तम्बाकू से उनको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमारे देश में तम्बाकू कौन लेकर आया था। तम्बाकू लेकर आए थे पुर्तगाली। ठीक है, एक बात याद रखना। ठीक है, तम्बाकू, आलू और काजू। ठीक है, काजू, ये तीनों चीज़, तम्बाकू, आलू और ये काजू। ठीक है, ये कौन लेकर आया था, ये पुर्तगाली लेकर आए थे। लेकिन क्वेश्चन कई बार यहाँ से डीप में पूछ लेता कि जहांगीर ने। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे तम्बाकू का प्रतिबंध किस शासक ने अपने काल में लगा दिया था। तो जहांगीर ने तम्बाकू पर अपने शासनकाल में प्रतिबंध बिल्कुल लगा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। ये जहांगीर वगैरह को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी हम देख रहे हैं प्राचीन भारत। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत कराऊंगा, फिर कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आगे देखिए वैदिक युग। ठीक है, वैदिक युग में राजा और जनता से जो कर वसूलती थी उसको क्या कहते थे। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बलि। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो अभी 24 तारीख को HCS का एग्ज़ाम हुआ है, हरियाणा सर्विस पब्लिक कमीशन का, तो ये क्वेश्चन हूबहू उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये 24 तारीख को जो अभी 24 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है HCS का, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बलि। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो ये दूध और इनसे बने उत्पाद का सेवन करते थे। ये आगे देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचार्य का जानते होगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ जीवन को त्याग करना, वानप्रस्थ यानी कि वन में जाके तपस्या करना, और संन्यास लेना किसी चीज़ से, तो ये आप जानते ही होंगे। आगे देखिए, यानी कि दुनिया के सारे सुखों दुखों से संन्यास ले लेना। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था तो वहाँ की जो सभ्यता थी तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो उसका क्या कारण है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, ये सही है। ठीक है, बहुत सारे युद्ध गाय वगैरह के लिए होते थे, ये भी सही है। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है अगन्या। ठीक है, अगन्या, और इस अगन्या का मतलब होता था ना मारने योग्य। ठीक है, गाय के लिए ये वर्ड यूज होता था अगन्या। ठीक है, डीप में बता रहा हूँ, UPPSC के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे युद्ध वगैरह गाय वगैरह के लिए होते थे, ये ठीक है। ठीक है, पुरोहित को, ठीक है, जो पुरोहित वगैरह थे तो उनको दान दक्षिणा में गाय, ठीक है, गाय वगैरह दी जाती थी और दासियाँ दी जाती थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उलझाने की कोशिश ये करता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या कहते हैं, पुरोहितों को या फिर दान में भूमि दी जाती थी। तो भूमि बिल्कुल नहीं दी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, बिल्कुल नहीं दी जाती थी, नहीं नहीं नहीं। ये क्वेश्चन हज़ारों बार UPPSC में बना है। ठीक है, उलझाने के लिए वो भूमि जरूर देता है ऑप्शन में। आगे देखिए, ठीक है, आर्य, ठीक है, आर्यंस के साथ अपने संघर्षों में क्यों सफल रहे, क्योंकि इनको घोड़े चलाने का नॉलेज था, ये रथ वगैरह का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसलिए ये सफल रहे थे इसने। आगे देखिए, योग, ठीक है, योग के प्रणेता कौन थे, तो योग पतंजलि वगैरह सुना ही होगा, बाबा रामदेव। ठीक है, ये योग वगैरह कराते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक नहीं था, तो ये 4 भाग कोई चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, ये शुरू में ही बता दिया है। सुश्रुत, चरक और ये धर्मंत्री, ये सब चिकित्सा से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, 19वां नंबर क्या कहता है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था, तो ये पाणिनि थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हज़ारों बार UPPSC में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है ग्रुप D वगैरह एग्जाम में तो ये सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि जो व्याकरण किसने लिखी है, तो ये पाणिनि ने। ठीक है, आगे देखिए पुस्तक। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से किस वेद में बलि, ठीक है, बलि सूत्रों को शामिल किया गया, तो बलि वगैरह है यजुर्वेद में। ठीक है, आगे देखिए, मनुस्मृति किस विषय वस्तु से संबंधित है, तो ये कानून। ठीक है, मनुस्मृति वगैरह ये कानून व्यवस्था के जो रूल रेगुलेशन है तो उसको बताती है। आगे देखिए, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत में चित्र मिलते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर। डिपेंड, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर रामायण और महाभारत के, उसकी दीवारों पर महाभारत और रामायण के चित्र अंकित किए गए हैं, तो यह है अंकोर वाट का मंदिर और ये कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, तो अंकोर वाट का। ठीक है, और इसी मंदिर पर, इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र दिखाए गए हैं। आगे देखिए, उपनिषद शब्द का
क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस मनीषी, ठीक फ्रेंड्स, किस मनीषी या फिर पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये अगस्त्य ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम, तो ये सामवेद बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का उद्गम या फिर भारतीय संगीत का पिता वगैरह किसे कहा जाता है, या फिर भारतीय संगीत को हम किस में देख सकते हैं या खोज सकते हैं? तो उसका आंसर सामवेद होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आर्यन, ठीक फ्रेंड्स, आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती थी, तो ये सप्त सिंधु में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पंचतंत्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा था पंचतंत्र के लेकर, तो ये विष्णु शर्मा है। आगे देखिए, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो ये आर्यों ने। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ये MCQ फॉर्म में है क्वेश्चन, जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चन बन सकता था और जहाँ भी बना है, तो ये सब मैंने संकलित किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, संकलित किए हैं या फिर इकट्ठा किए हैं इसी PDF में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देखते जाइए, थोड़े आसान भी हैं और थोड़े टफ भी हैं, जो A1 क्वालिटी के हैं, PCS लेवल के, जो UP PCS, उत्तराखंड PCS, MP PCS, ठीक फ्रेंड्स, जो HCS वगैरह में कई बार पूछे हैं, SSC MTS वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, तो आप बस देखते जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो ये विष्णु पुराण विषम है। ठीक फ्रेंड्स, क्यों विषम है? तो ये ऋग्वेद, ये सामवेद, ये यजुर्वेद और ये ऋग्वेद, तो ये वेद है, तो विष्णु पुराण एक, ठीक फ्रेंड, विष्णु पुराण एक पुराण है। ठीक फ्रेंड्स, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया ऋग्वेद से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉलीपॉप है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में चिकित्सकों की पहचान कीजिए, तो ये शुरू में ही बता दिया है। ठीक फ्रेंड्स, सशरथ, क्या बोल रहा हूँ, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ठीक फ्रेंड्स, और ये इकट्ठे ही थे उस टाइम, तीनों लोग कनिष्क के दरबार में। आगे देखिए, उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो ये युधिष्ठिर थे। ठीक फ्रेंड्स, इस युधिष्ठिर को देख लो, ऐसे लिखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार बर्तनी शुद्ध वगैरह में पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आजीवक एक संप्रदाय था, तो ये है बुद्ध के समकालीन थे ये। ठीक फ्रेंड्स, आजीवक संप्रदाय। आगे देखिए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये UPSC के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन में आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर, ठीक है, अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ऋग्वेदिक काल था आर्यों वगैरह का और सिंधु घाटी में, इनमें डिफरेंस बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए ये क्वेश्चन, जितना ये क्या कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह है, तो इसके ऊपर मैंने पार्ट नंबर 2 बनाया हुआ है पूरा। ठीक फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने देखा था प्रयाग ऐतिहासिक काल, दूसरे में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरे पार्ट में हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ इनका डिफरेंस बताना, तो चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य कवच और शस्त्र या फिर हेलमेट का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखिए, ऋग्वैदिक आर्य कवच या सशस्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये सही है। ठीक है, जो हेलमेट वगैरह प्रयोग करते थे या फिर शस्त्रास्त्र का प्रयोग करते थे, कौन? जो आर्य लोग थे। एक सेकेंड, ठीक है, जो आर्य लोग वगैरह थे, तो ये प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो पहला सही है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहता है ऋग्वैदिक आर्यों का स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था। ठीक है, तो ये सही है। ऋग्वैदिक आर्यंस को स्वर्ण, चांदी, तांबा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ज्ञान था यहाँ लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इनको ज्ञान वगैरह नहीं था। ठीक है, चांदी वगैरह के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता मिलते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि सिंधु घाटी लोगों ने इस पशु को जानते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक का ये भी गलत है। ठीक है, आपने देखा होगा, इन्होंने इसको घोड़े को पालतू तो बनाया था, लेकिन यहाँ पूछा कि सिंधु घाटी के लोगों को इस पशु को, यहाँ क्वेश्चन बता रहा है कि सिंधु घाटी लोगों को घोड़े वगैरह का कोई ज्ञान वगैरह नहीं था। ठीक है, यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलता या घोड़े के साक्ष्य वगैरह। तो जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े की हड्डियाँ वगैरह मिली हैं वो सुरकोटदा से मिली है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर A ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे।
आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे, सुरकोटदा में, हड्डी वगैरह। ठीक है। और ये सोने चांदी का, ठीक है, चांदी का ज्ञान हड़प्पा लोगों को था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये देख लीजिए। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म। ठीक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा कीजिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, पेपर में, और यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। जब आप नीचे अगर कई बार देखते नहीं हो कि क्या पूछा है सही गलत, तो क्वेश्चन फिर गलत ही हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के और यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। यहाँ पर पूछा सही। तो चलिए देखते हैं। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये सही है। आगे देखिए, रित, ठीक है, रित मूलभूत नैतिक विधान था। ठीक है। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दोनों सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, गायत्री मंत्र के नाम पर प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ये गायत्री। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो बताइए। तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है। ब्राह्मी लिपि है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का संबंध है स्रोत और प्रार्थनाओं से, यानी कि पहले का चौथा। ठीक है। आगे देखिए, यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा कर्मकांड वगैरह से। ठीक है। सामवेद का संगीत से मिल जाएगा, यानी कि दूसरे का दूसरा। ठीक है। सी का पहला। और अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है। ठीक है। यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3 है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर 4 2 1 3। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये है सामवेद। ठीक है। सामवेद है, ये ऋग्वेद पर आधारित है। आगे देखिए, आयुर्वेद तथा जीव विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, पूर्व वैदिक आर्यंस का धर्म कौन सा था? तो ये था प्रकृति की पूजा और यज्ञ। ठीक है। वो प्रकृति की पूजा करते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य किसकी पूजा करते थे? वो प्राकृतिक वगैरह की पूजा करते थे। ठीक है, नेचर की। आगे देखिए, ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये था बहुवेदवादी। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जनता में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ठीक है। आगे देखिए, गोत्र शब्द, तो ये ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, मैत्री संहिता का संबंध है, तो ये यजुर्वेद से है। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेदिक में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा द्वितीय और सप्तम मंडल को वंश मंडल कहते हैं। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, सुरा। ठीक है। सुरा की आहुति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा सौत्रामणि से। ठीक है। या फिर ये सन्नामणि भी हो सकता है। ठीक है। ये सौत्रामणि लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है। आगे देखिए, चलिए, ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र आधारित हैं। तो ये अग्नि। ठीक है। सबसे ज़्यादा अग्नि का उल्लेख वगैरह है। ठीक है। मंत्र, सबसे ज़्यादा अग्नि के मंत्र वगैरह हैं ऋग्वेद में। आगे देखिए, ठीक है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ये हाथी दांत पर उत्कीर्ण। ठीक है। इस पर कोई शिल्प उल्लेख नहीं है। आगे देखिए, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सब दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, सामवेद, ये संगीत से संबंधित हो जाएगा, यानी कि चौथे का चौथा। ठीक है। चौथे का चौथा यहाँ है और यहाँ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद में औषधि वगैरह है। ठीक है। ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? तो ये ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में है बलिदान विधि। और इसका संगीत का हो जाएगा चौथे का चौथा। ठीक है। ये सामवेद का चौथा। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखिए,
ऋग्वेद फ्रेंड्स, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसने पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था भर्तों ने फ्रेंड्स। आगे देखिए, 10 राजाओं का युद्ध में भर्तों का पुरोहित कौन था? तो ये थे वशिष्ठ फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रसिद्ध दसराज यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है तो ये ऋग्वेद में फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से देवताओं में से किसके लिए वर्णन के बारे में रथ बकरे खींचते हैं फ्रेंड्स? तो ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा देवता था जिसका रथ बकरे खींचते? तो ये पूषण फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बात निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है फ्रेंड्स? तो ये देखिए, रजस्वाला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था फ्रेंड्स। रजस्वाला होने से पहले उनका विवाह कर दिया जाता तो ये गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का वर्णन मिलता है? तो ये यज्ञ वेदियों का निर्माण वगैरह मिलता है तो ये सुलभ सूत्र में फ्रेंड्स। आगे देखिए, इतना बड़ा कैसे हो गया? इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है कि अवेस्ता फ्रेंड्स, अवेस्ता और ऋग्वेद समानता है तो ये अवेस्ता किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? तो ये ईरान का है अवेस्ता। ये यूपी पीसीएस का कई बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये है यजुर्वेद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, छांदोग्य उपनिषद का संबंध है तो ये सामवेद से फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना? तो ये लॉलीपॉप है फ्रेंड्स। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऋग्वेद। आगे देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये है सोम और इस पे नामांकित देवता को फ्रेंड। 9वां मंडल सोम से बिलोंग करता है और इसमें जो कोई नामांकित देवता होगा उससे फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऋग्वेद फ्रेंड, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये नौवां मंडल है फ्रेंड, ये अभी बता दिया है। आगे देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है तो ये यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह का वर्णन है। आगे देखिए, वैदिक युगीन सभा फ्रेंड्स, तो ये क्या थी? तो ये एक मंत्री परिषद थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र था फ्रेंड्स। वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा बनेगा उत्तराधिकारी और उसके बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा, तो ये वंश परंपरागत प्रणाली कही जाती है फ्रेंड। जादू माया फ्रेंड, 4 वेदों में से किस में जादू माया वशीकरण तंत्र मंत्र है? तो ये अथर्ववेद में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सर्वप्रथम फ्रेंड्स, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ का शब्द मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में फ्रेंड्स। आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में फ्रेंड्स। आगे देखिए, किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम नामांकित मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है फ्रेंड, कई बार बता दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ है? तो ये पुरुष में फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो ये 1028। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये 10 मंडल है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऋग्वेद में किन सूक्तों पर भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था होना माना जाता है? तो ये है स्वाद सूक्त फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है तो चलिए देखते हैं मिलान कर फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद फ्रेंड्स। ऋग्वेद में क्या है? तो ये व्याख्यान ब्राह्मण है फ्रेंड्स। ऋग्वेद में क्या किससे संबंधित है? तो ये व्याख्यान ब्राह्मण से, यानी कि पहले का चौथा फ्रेंड्स। आगे देखिए, सामवेद फ्रेंड्स, सामवेद में क्या है? तो ये है सामवेद में तांडव में ब्राह्मण फ्रेंड्स, यानी कि बी का दूसरा। आगे देखिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद सतपर ब्राह्मण से संबंध जो हो जाएगा, यानी कि सी का तीसरा फ्रेंड्स। और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण, यानी कि क्या कहते हैं, डी का दूसरा फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4 1 3 2 फ्रेंड्स, 4 1 3 2, ये ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। दोबारा देख लीजिए, ये ऋग्वेद फ्रेंड्स, ऋग्वेद में संख्या ज्ञान ब्राह्मण है फ्रेंड्स। सामवेद में है तो ये तांड में ब्राह्मण, और यजुर्वेद में है तत्पर ब्राह्मण, और अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। आगे देखिए,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे 78 नंबर क्वेश्चन जैसे, ठीक है। देखिए इसको, ऋग्वेद में सूक्तों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो ठीक है, तो देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें हिमवंत, ठीक है, इसमें हिमवंत और मंजूबंत का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में हिमवंत और मंजूबंत का उल्लेख है, ये सही है, ठीक है। शायद ये लाइन आपने पहली बार सुनी हो, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे हुए हैं। आगे देखिए, ठीक है। उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत का उल्लेख मिलता है, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा देखिए, निम्न इनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना और गंगा के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहती थी, तो ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कुरु, पंचाल और इक्ष्वाकु राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऋग्वेद में। तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा, ठीक है। पहला तीसरा हमारा सही है, तो ये देखिए, ठीक है, पहला तीसरा सही है, देख लीजिए पूरे ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए, गौपारण के प्रसंग में ऋग्वेदिक में से प्रमुख रूप का नाम आता था, तो ये पाणियों का, ठीक है। गौपारण के प्रमुख ऋग्वेद में प्रमुख रूप में नाम आता था, तो ये पाणियों का नाम आता था, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित था, तो ये नैतिक व्यवस्था से था, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है, तो ये अग्नि देवता को, ठीक है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि देवता से बिलोंग करता है। आगे देखिए, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता था, तो ये तुबरसु, ठीक है। आगे देखिए, ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन दिया जाता है, तो ये वर्णन मिलता है ऐन्द्र का ऋग्वेद में, ठीक है। आगे देखिए, राजसु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन, तो ये यजुर्वेद में है, ठीक है। राजसु वगैरह यज्ञ होते थे। आगे देखिए, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ये ग्रामणी कहलाता था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन वैदिक राजाओं एवं राज्यों के युग में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा ये जन्मे, तो ये मद्र में नहीं पड़ता था, ठीक है। ये अजातशत्रु काशी का, मतलब काशी का सम्राट था या शासक था। असपति एक ही था, जनक विदेह का था, तो ये जन्मे, ये मद्र से बिलोंग नहीं करते थे। आगे देखिए, 87 नंबर क्या कहता है, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था, तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ब्रह्मा का, ठीक है। आगे देखिए, अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार कौन सा टीकाकार सहायक है, ठीक है। निम्नलिखित में ऋग्वेद के अनुवाद में कौन सा टीकाकार सहायक है, तो ये है सायण, ठीक है, सायण। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त का कहाँ पर मिलता है उल्लेख, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि 5 ईशोपनिषद, ठीक है। ईशोपनिषद कहाँ मिलता है इसका उल्लेख, तो चलिए देख, ठीक है। तो ईशोपनिषद का मिलता है, ईशोपनिषद बिलोंग करता था, यजुर्वेद का एक अध्याय था, ठीक है। यानी कि पहले का 5वां, फिर चौथा गोपथ, ठीक है। गोपथ किससे बिलोंग करता था, तो गोपथ बिलोंग करता था एक ब्राह्मण पात्र था, ठीक है। देवांग, तो देवांग बिलोंग करता था एक यास्क और निरुक्त, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सी का दूसरा, ठीक है, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि 5 4 2 1, ठीक है। 5 4 2 1, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और हमारा आंसर इधर है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे इनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बताइए, तो ये हो जाएगा बाट्योस, ठीक है। ये अजीब ही लिखा हुआ है, बाट्य स्टोम, ठीक है, बाट्य स्टोम। तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है, कौन सा वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे, ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे इनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, ये था बाट्य स्टोम, ठीक है। आगे देखिए, बाट्य स्टोम।
ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल का नाम याद रखना फ्रेंड्स। अगर हमारे साथ साथ में ना लूसेंट की लूसेंट की हिस्ट्री वगैरह भी चल रही है, उसमें भी यही उसमें महाजनपद काल की वीडियो मिल जाएगी आपको 1-2 दिन में फ्रेंड्स। लूसेंट की वीडियो भी लूसेंट की हिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है फ्रेंड्स। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो 3800 क्वेश्चन मैंने A1 क्वालिटी के PCS लेवल के PCS लेवल के करा रखे हैं। मास्टर क्लास के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर किसी को ट्रिक से डाटा पढ़ना है फ्रेंड्स, ट्रिक से कुछ वीडियो चाहिए तो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको फ्रेंड्स। अगर किसी को ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि विश्व की जनजातियाँ, विश्व के महासागर, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व की सागरीय धाराएँ, ठंडी गर्म फ्रेंड्स, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर किसी को साइंस पढ़नी है लूसेंट की तो पूरी बुक कंप्लीट करा रखी है, लूसेंट के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी लूसेंट साइंस की फ्रेंड्स। आगे देखिए, अपने पुरोहित के साथ विधेय फ्रेंड्स, अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है, तो ये सतपथ ब्राह्मण में मिलती है फ्रेंड्स। ये कथा का नाम है अपने माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा फ्रेंड्स। तो ये प्रवचन की कथा मिलती है कहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण में फ्रेंड्स। ये डीप में क्वेश्चन है और काफ़ी हार्ड लेवल के हैं, शायद आप लोगों ने पहली बार सुने हो फ्रेंड्स। आगे देखिए, विजय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में फ्रेंड्स। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बट यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ सिंपल वे में पूछा हुआ है। तो विधि माधव का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में फ्रेंड्स। आगे देखिए, सतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित या उल्लेखित राजा विजय माधव का संबंध किससे था? तो ये था महर्षि गौतम राहुगण से फ्रेंड्स। इनके साथ इनका संबंध था। जंगल की देवी अराणी का संबंध का उल्लेख मिलता, तो ये ऋच संहिता में ऋच संहिता में मिलता है फ्रेंड्स, ऋच संहिता। आगे देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष भेद का उल्लेख मिलता है तो वो है सतपथ ब्राह्मण फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यों का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्यों का पहले आएगी वैदिक साहित्याएँ, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद फ्रेंड्स समझ लेना। ब्राह्मणिक सहायताएँ, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक का मतलब होता है जंगल वगैरह में जाके तपस्या वगैरह करना, और उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठ के ज्ञान लेना फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ पर शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे फ्रेंड्स? तो बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ये थे प्राच्य के सम्राट फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं मिलान करके। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए, ऋग्वेद एक सेकेंड, देखिए ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ऐत्रेय से, यानी कि 3। फिर आगे देखिए, सामवेद का संबंध है से पंचवीस से फ्रेंड्स, और अथर्ववेद का संबंध है गोपद से, और यजुर्वेद का संबंध है सतपथ से। तो 3, 4, 1, 2 फ्रेंड्स, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 है कहीं फ्रेंड्स? तो ये देखिए 3, 4, 1, 2 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आगे देखिए, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपद ब्राह्मण बताइए किससे संबंधित है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, बताइए गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, मैं नहीं बता रहा फ्रेंड्स। देखता हूँ आपकी तैयारी वगैरह कितनी है फ्रेंड्स। ये सब ऊपर मैंने करा दिया है फ्रेंड्स, ऊपर 5-6 क्वेश्चन ऐसे बिलोंग करने से आए थे, तो मैंने मिलान करके बताया है फ्रेंड्स। तो आप देखिए फ्रेंड्स और इसका आंसर बताइए। आगे चलते हैं, वैदर्ण्य फ्रेंड्स, वैदर्ण्य या फिर वैदर्णायक उपनिषद में अजातशत्रु कहाँ का राजा था? तो ये काशी का था फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर बताया फ्रेंड्स कि काशी का राजा अजातशत्रु था, तो ये बिलोंग करता था काशी से फ्रेंड्स। अभी ऊपर बताया, 2-3 क्वेश्चन पहले फ्रेंड्स। आगे देखिए, सतपथ ब्राह्मण फ्रेंड्स, सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद ग्रंथ में लिखा है? तो ये वैदर्णायक फ्रेंड्स। आगे देखिए, उद्दालक और उनके पुत्र क्या लिखा है ये? श्वेतकेतु फ्रेंड्स। उद्दालकर्णी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की
अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप। ठीक है, प्रसिद्ध वार्तालाप लिखी हुई है तो ये छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए स्मृतियों। ठीक है, स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए अपधर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ड यानी कि डी। इसका आशय था कि विपत्ति काल में विभिन्न कार्यों के लिए अनुमत कर्तव्य। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखिए अब दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन और आंसर दोनों। ठीक है, स्मृति काल में अब धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आशय था कि विपत्ति काल में विभिन्न धर्मों के लिए अनुमत कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आगे देखिए ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित यज्ञ। ठीक है, यज्ञ क्या होता था, तो बता दीजिए। यज्ञ होता था जौ। ठीक है, यज्ञ का मतलब होता था जौ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, यज्ञ को कहते थे जौ। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा है, सरस्वती को। ठीक है, आगे देखिए ऋग्वेदिक में सदा नीरा, तो ये गंडक से बिलोंग करता था। ठीक है, सदा नीरा गंडक का प्राचीन नाम था। ठीक है, आगे देखिए ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध, तो ये पराशनी नदी पर लड़ा गया था। आगे देखिए ये देखिए फिर मिलान करना है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो सरस्वती है। ठीक है, सरस्वती किससे बिलोंग करती थी, तो ये हो जाएगा घग्गर। ठीक है, घग्गर हकरा से। परोशनी। ठीक है, परोशनी को बताइए इसका पुराना नाम क्या था, बताइए बताइए। ठीक है, परोशनी को कहते थे रावी। ठीक है, शतुद्री को कहते थे सतलुज और विपाशा को कहते थे व्यास। ठीक है, समझ गए होंगे, तो ये देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए मिलान कर दिया। 5 बी का ए और सी का 5 1 3 2। ठीक है, 5 1 3 2 समझ गए हो गए। ठीक है, सरस्वती बिलोंग करती थी हकरा और घग्गर से। परोशनी का पुराना नाम था रावी। शतुद्री का पुराना नाम था सतलज और विपाशा का पुराना नाम था व्यास। ठीक है, अगर ये पूछ रहे झेलम का क्या नाम था, तो झेलम को कहते थे बितिस्ता। ठीक है, बितिस्ता यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ब। ठीक है, 5 1 3 2। आगे देखिए प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ठीक है, निशाका थे तो ये आभूषण वगैरह थे। ठीक है, इनको निशाका कहते थे। आगे देखिए और कई बार ये भी पूछ लेता है निष्क। ठीक है, निष्क क्या होता था, तो निष्क भी एक प्रकार का आभूषण होता था। ठीक है, और बाद में इसको निष्क नाम का एक सिक्का भी जारी होता था। ठीक है, आगे देखिए वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग होता था तो निष्क एक सिक्का होता था, जो अभी बताया। ठीक है, ये कई बार यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। प्राचीन काल में वैदिक काल में निष्क तो एक आभूषण होता था, किंतु परवर्ती काल में निष्क नाम का एक सिक्का भी जारी हुआ था। ठीक है, आगे देखिए ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग में पहना जाता था, निष्क पहना जाता था गले में। ठीक है, गले का हार वगैरह होता था इस टाइप का। ठीक है, तो निष्क आभूषण होता था गले का। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलिए छोड़िए याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, गले का हार वगैरह कहते थे नेकलेस। ठीक है, याद आ गया, नेकलेस कहते थे। अपाला अपाला अत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं, तो ये ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मा बंदनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो ये लोपामुद्रा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये ब्रह्मा बंदनी थी, इसने कुछ मंत्रों की रचना वगैरह की थी, तो ये है लोपामुद्रा। ठीक है ना, आगे देखिए नचिकेता और यम के बीच जो चैट वगैरह हुई थी, जो बातचीत वगैरह हुई थी, तो ये कठोपनिषद में मिलता है इन दोनों की बातचीत का उल्लेख। ठीक है ना, आगे देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चा किस नदी की हुई है, तो सिंधु नदी की। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो ये कमेंट का निशान कैसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आचार विचार बता सकते हैं। ठीक है, कि कैसी लग रही है वीडियो। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है, तो ये कृपाषाण। ठीक है, कर ठीक है, तो
कृष्णार्पण का उल्लेख वैदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, कृष्णार्पण का। ठीक है, आगे देखिए भक्ति का उल्लेख मिलता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भगवत गीता में। ठीक है, आगे देखिए 14वीं। ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो ये बोगाज कोई का अभिलेख है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार यूपीपीसीएस में ऐसा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरान संबंधित, ठीक है, ईरान से भारत का संबंध वगैरह था, व्यापार वगैरह था प्राचीन काल में, तो वो उसका उल्लेख वगैरह कहाँ मिलता है, तो बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कि ईरानी लोग वगैरह आते जाते थे। आगे देखिए मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्टती नदियों के बीच को पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते थे ब्रह्मवत। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नदियों, ठीक है, ये मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्टती नदी थी, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है तो उसको कहते थे ब्रह्मवत। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में कई बार पूछा जाता है, ब्रह्मवत। ठीक है, इन दोनों नदियों के बीच के प्रदेश को कहते थे ब्रह्मवत, और ये ब्रह्मवत हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का प्राचीन नाम है। ठीक है, हरियाणा का ये प्राचीन नाम है ब्रह्मवत। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये कई बार पूछा है कि महाभारत काल में या प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, तो ब्रह्मवत ये हरियाणा का पुराना नाम था। ठीक है, आगे देखिए वैदिक साहित्य में सभा और समिति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है, तो ये प्रजापति की। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिषी के लेखक के रूप में व्याख्या आता है, तो ये लगध। ठीक है, आगे देखिए प्रकाशित ऋग्वेद संहिता की शाखा क्या है, तो ये शाकल। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डीप लेवल के हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से एक स्मृति में कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्रपट्टी पर लिखे जाते थे, तो मनुस्मृति में बताया जाता है। ठीक है, आपने देखा वो फिल्मों वगैरह में कोई राजा होता है, उसे दूसरे राजा के पास संदेश भेजना होता है, तो इस टाइप का एक लाल सा कपड़ा होता है। ठीक है, इस टाइप का लाल सा कपड़ा फोल्ड करके रखते हैं, तो उनका कोई मंत्री या फिर जो भी होता है वो लेके जाता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि राजपत्र पर कपड़े, ठीक है, राजपत्र कपड़े अथवा ताम्र पट्टिकाओं पर लिखे जाते थे, तो ऐसा बताती है मनुस्मृति। ठीक है, ये इस टाइप का एक कपड़ा वगैरह होता था, तो ये फोल्ड करके ले जाते थे, तब वो खोल के ऐसे खोल के राजमंत्री वगैरह पढ़ के सुनाता था। ठीक है, ये लाल कलर का कपड़ा होता था। आगे देखिए मनुस्मृति के मुख्यतः संबंधित हैं, तो ये समाज व्यवस्था से बिलोंग करती है मनुस्मृति। आगे देखिए जब से पूर्व, ठीक है, सबसे पुरानी समिति है, तो ये मनुस्मृति। ठीक है, सबसे पूर्व यानी कि सबसे पुरानी समिति है मनुस्मृति। आगे देखिए गोपारण के प्रसंग में ऋग्वेद के रूप में क्या नाम होता है, तो पाणी। ठीक है, पणियों का, ये पणियों का ये गौ अपहरण वगैरह करते थे, तो इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद का प्रमुख रूप से नाम आता है, तो ये पणियों का आता है, पणियों का। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखिए ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रसंग में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ये शुरू में ही बता दिया था गाय वगैरह। ठीक है, सबसे ज़्यादा गाय वगैरह के लिए युद्ध वगैरह होते थे, ये देखिए ये भी शुरू में बता दिया था। ठीक है, अगन्या शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो ये गाय के लिए, और इसका मतलब होता था नाम मारने योग्य। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे युद्ध वगैरह गाय के लिए होते थे, और युद्ध में, ठीक है, गाय कई बार यूपीपीसीएस में ऐसे पूछा जाता है कि जो गाय वगैरह के लिए युद्ध होते थे, तो उनके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया जाता था, तो उसको कहते थे गविष्टि। ठीक है, गविष्टि। ठीक है, ये गविष्टि लिखा हुआ है। ठीक है, गविष्टि गाय के लिए प्रयोग होता था युद्ध वगैरह में। ठीक है, और इस चैनल का नाम याद रखना। आगे देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित पशुओं का उल्लेख मिलता है, तो किस किस का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो गाय तो हो गई। ठीक है, इन चारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में इन चारों का उल्लेख मिलता है, यानी कि गाय, असब, बकरी और भैंस। ठीक है, इन चारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सत्यमेव जयते, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा का वर्णन है। उपनिषद पुस्तकें, तो ये दर्शन शास्त्र पर हैं। ठीक है, कई बार बता दिया। आगे देख लिया उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो ये दर्शन है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, आंसर वही है। अब देखिए आगे सही दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए 136 नंबर क्या कहता है, वैदरायणिक। ठीक है, वैदरायणिक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दर्शन संवाद करते हुए
निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो ये गार्गी संहिता की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देता है? तो ये मैत्रायणी में। ठीक है, आगे देखिए। जनक और याज्ञवल्क्य कथा कहाँ मिलती है? तो ये बृहदारण्य उपनिषद में मिलती है। ठीक है, जनक और याज्ञवल्क्य का कथानक। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है, तो ये सीधा आंसर देखिए आप। ठीक है, इसका आंसर बी है। तो आप यहाँ से देखिए, कंठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। ठीक है, तो ये गलत है। कंठ उपनिषद सबसे पुराना नहीं है। आगे देखिए। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा मिलती है? तो कठोपनिषद में। ठीक है, आगे देखिए। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध, तो ये कठोपनिषद में है। ठीक है, नचिकेता और यम की जो चैट वगैरह है, बातचीत वगैरह। ठीक है, आगे देखिए। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में। ठीक है, आगे देखिए। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो वेदांत भी कहा जाता है इनको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। ये देखिए, मिलान करना है, तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, कई बार बता दिया। कुंभा है, काबुल है, तो पहले का दूसरा। कुंभा को पहले काबुल कहते थे, परोशनी को। ठीक है, परोशनी को क्या कहते थे बताइए? तो इसको कहते थे रावी। सदा नीरा को गंडक कहते थे। सतुद्री को कहते थे सतलुज। ठीक है, तो समझ गए होगे। और एक बार याद रखना, झेलम, झेलम को कहते थे पितिष्ठा। ठीक है, कई बार पूछे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, आगे देखिए। 145 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित। ठीक है, ऋग्वेद में निम्न नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध था, तो ये था परुष्णी का। ठीक है, परुष्णी का संबंध आर्यों से था और अफगानिस्तान से भी था। आगे देखिए। वैदिक। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा। कुंभा तो ये काबुल। ठीक है, और ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित किया गया है, तो कुंभा को काबुल कहते थे और काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। ठीक है, आगे देखिए। ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित किन नदियों का उल्लेख यह है संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान से वैदिक भूगोल का अंग था? ठीक है, तो ये देख लीजिए, कुंभा और स्वातु। ठीक है, ये देखिए, कई बार बता दिया है। वितिस्ता को कहते थे झेलम। ठीक है, ये झेलम से बिलोंग करती थी। परुष्णी को कहते थे रावी, तो ये हो जाएगा इससे, रावी से। ठीक है, विपाशा को कहते थे व्यास और अस्कनी को कहते थे चिनाब। ठीक है, समझ गए होगे। तो देख लीजिए 3 1 5 2 आंसर है हमारा। ठीक है, आगे देखिए। किस देवी से गायत्री मंत्र समर्पित है? तो ये सावित्री से समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ठीक है, जैसे जिनका आंसर ना दिखाई दे तो समझ लेना, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि सावित्री से संबंधित है ये गायत्री मंत्र। ठीक है, अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक बढ़िया सा कलर लेते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे स्पीड में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज जो यूपी PCS, MP PCS और उत्तराखंड PCS में कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी से मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आगे देखिए। वैदिक। ठीक है, वैदिक काल के महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पर्वतीय देव समाहित थे? ठीक है, तो बता दीजिए कौन से पर्वतीय देव इसमें समाहित। ठीक है, तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो 3 और 4। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलिए। ऋग्वेदिक। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों में किसकी पहचान नहीं थी? ठीक है, तो उसमें शिव वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो आगे देखिए। शिव का प्रथम रूप साहित्य कहाँ मिलता है? तो ये रुद्र रूप में मिलता है। ठीक है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में मिलता है, तो ये रुद्र रूप में है शिव जी। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक है, 53 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो ये बृहस्पति को। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ठीक है, इंद्र का मतलब होता है किले तोड़ने वाला। ठीक है, आगे देखिए। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त हैं, तो ये इंद्र को समर्पित है। ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में जब रामशरण शर्मा की बुक कराई थी तो वहाँ सब कुछ डिटेल में कराया हुआ था। ठीक है, तो आगे देखिए। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है, लगभग 275 बार इंद्र का नाम आया है ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यंस का लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये इंद्र ही थे। ठीक है, और इंद्र का मतलब होता है
किले तोड़ने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता भोगाज कोई अभिलेख से उल्लेखित है? तो भोगाज कोई अभिलेख जो मिला है तो उसमें इंद्र, मित्र, नारद और वरुण का नाम मिला है। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर का था, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम भोगाज कोई अभिलेख से नहीं है? तो अग्नि। ठीक है, ऊपर बताया ना, तो अग्नि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब अग्नि का नाम भोगाज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखिए भोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त। ठीक है, यहाँ से देखिए क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, 160 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान और भारत के संबंध आर्यों की सूचना देता है? तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, भारत और ईरान के संबंध में सूचना देता है भोगाज कोई अभिलेख। ये यूपीपीसी में हजारों बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए नैतिक व्यवस्था। ठीक है, नैतिक व्यवस्था या फिर ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में वरुण देवता को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए वैदिक ग्रंथ। ठीक है, वैदिक ग्रंथ में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऋत शब्द से है नैतिक व्यवस्था से, यानी कि एथिक्स वगैरह से। आगे देखिए निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित करते थे? तो अग्नि देवता को अतिथि भी कहते थे। आगे देखिए सुलगभ। ठीक है, सुलगभ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो रुद्र के लिए। ठीक है, आगे देखिए 165 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन सा अवेस्ता के देवता अहुर मजदा। ठीक है, अहुर मजदा का दृश्य रखता है? तो ये है वरुण। ठीक है, अहुज मजदा का संबंध है वरुण से। ठीक है, और ये अवेस्ता कहाँ का है? तो ये है ईरान का। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए ऋग्वेद में वंश मंडल प्राय किस मंत्र से आरंभ होता था? तो अग्नि का। ठीक है, आगे देखिए उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के अर्थीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विधेय माधव को। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक है, यहाँ पूछा उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार का अर्थीकरण का श्रेय दिया जाता है विधेय माधव को। आगे देखिए। ठीक है, ये डीप में क्वेश्चन चल रहे हैं, एकदम डीप में। ठीक है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये अगस्टस से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित प्राचीन जातियों पर विचार कीजिए। अंग जाति थी, गंधारी, बाष्ट। ठीक है, और यहाँ पूछा है उपयुक्त में से कौन सा वैदिक काल में अस्तित्व में नहीं थी? ठीक है, तो वैदिक काल में कौन सी जातियाँ नहीं थी? तो ये तीनों ही नहीं थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में कौन सी जनजातियाँ अस्तित्व में थी, यानी कि ये तीनों जो जातियाँ हैं तो ये वैदिक काल से बिलोंग करती थी, ये तीनों ही अस्तित्व में थी। ठीक है, इन तीनों का नाम वैदिक काल में आता है। ठीक है, देख लीजिए जातियों का नाम दोबारा अंग। ठीक है, अंग, गंधारी और बाटसी। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, जा बिंदु आगे। ठीक है, आगे देखिए उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह करता होता था? तो करों को कहते थे भागदूत। ठीक है, वैदिक काल में जो कर वगैरह इकट्ठा करता था, टैक्स वगैरह, तो उसको कहते थे भागदूत। ठीक है, आगे देखिए उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को हम किस टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं? तो उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो धुर था ये कुरु और पांचाल। ठीक है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की थी अहिछत्र। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची से संबंधित नहीं था? तो ये थे सतपति। ठीक है, आगे देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो उत्तर वैदिक काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट दिखाई देती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 175 में, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। ये पूछा जाता है सीता। ठीक है, ये यूपीएससी में सीधा पूछ लिया जाता है सीता क्या था? तो जुती हुई भूमि को सीता कहते थे। ठीक है, सीता जैसे ये मान लो खेत है तो जो हल वगैरह चलता है ना, तो उसकी वो जो कूण सी बन जाती है ऐसी। ठीक है, फिर अगला जो हल चलेगा इधर चलेगा। ठीक है, जो वो कूण सा बनाता जाता है, तो जुती हुई भूमि को या फिर जुती हुई कूण को क्या कहते थे? सीता। ठीक है, समझ गए होगे कूण वगैरह। ठीक है, आगे देखिए यूप। ठीक है, यूप क्या था? तो यूप एक यज्ञिक स्तंभ था। ठीक है, आगे देखिए होत। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या होता था? तो ये ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला होता था। ठीक है, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को होता कहते थे। आगे देखिए ऋग्वेदिक
कर्मकांड का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है फ्रेंड्स। वैदिक कर्मकांड का संबंध ऋग्वेद से है फ्रेंड्स। इस वीडियो में लगभग हम 234 क्वेश्चन देखेंगे जो A1 क्वालिटी के हैं फ्रेंड्स। तो ये देख लिया गया। वैदिक कर्मकांड होता तो ये ऋग्वेद से बिलोंग करता था फ्रेंड्स। आगे देखिए, आर्य शब्द इंगित करता था, तो आर्य मतलब होता था श्रेष्ठ, कुलीन फ्रेंड्स, कई बार पूछा। आगे देखिए, अर्धेयु फ्रेंड्स। अर्धेयु का अर्थ क्या होता था? यज्ञ करने वाला पुरोहित को कहते थे अर्धेयु फ्रेंड्स। 181 नंबर देखिए फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा सही से फ्रेंड्स, मिलान कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मिलान करते हैं। मुनि फ्रेंड्स, मुनि क्या करते थे? तो पावन पुरुष जो निबंध रहता था फ्रेंड्स, जो पावन पुरुष निबंध रहता था उसको मुनि कहते हैं, यानी कि पहले का दूसरा फ्रेंड्स। उद्धत्री फ्रेंड्स, उद्धात्री का क्या काम था? तो चलिए देख फ्रेंड्स, बताइए उद्धात्री का क्या काम था? तो ये हो जाएगा सामवेद का क्या था फ्रेंड्स। तो ये सामवेद का यानी कि पहले का दूसरा और बी का तीसरा फ्रेंड्स। और पुरुष क्या थे? तो ये पुरुष को कहते थे आदि पुरुष। और आर्यमन फ्रेंड्स, आर्यमन का क्या होता था? विवाह का संरक्षक फ्रेंड्स। तो ये 4 1 यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 है क्या कहीं फ्रेंड्स? ये देखिए 2 3 1 सेकंड 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए 2 3 4 1 2 3 4 1 फ्रेंड्स, मिलान कर लेना आप। आगे देखिए, ब्राह्मण क्या था फ्रेंड्स? ब्राह्मण क्या है? तो ये आरण्य के साथ संलग्न व्याख्यानों जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है उसको कहते थे ब्राह्मण फ्रेंड्स। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग और बलि, तो ये शुरू में बता दिया था, ये एक प्रकार का टैक्स कर होता था फ्रेंड्स। बलि शब्द का अर्थ है तो ये बता दिया है, प्रजा द्वारा राजा को दी जाने वाली भेंट को या फिर कर को बलि कहते थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, चित्रित दूसर मृदवांड किस काल के हैं? तो ये वैदिक काल के हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में फ्रेंड्स। आगे देखिए 87 नंबर क्या कहता है? किस उपनिषद में देवकी नंदन पुत्र का घोर अग्निरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया जाता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में फ्रेंड्स। आगे देखिए, सत्यकाम ज्वाला की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में इसकी कहानी वर्णित है फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय सिक्के निम्न में से पहले नहीं थे फ्रेंड्स। प्राचीन भारतीय सिक्के निम्नांकित के पहले नहीं थे, तो ये 5वीं शताब्दी से पूर्व प्राचीन भारतीय सिक्कों की कोई जानकारी नहीं थी। सुदास, तो ये भरत वंश से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है तो ये वीणा फ्रेंड्स। थोड़ा स्पीड में चलना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटे की तो हो ही गई है। उपनिषद काल में के राजा अशवपति, तो ये कैकेयी के शासक थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था? तो ये चरणिसी फ्रेंड्स। आगे देखिए, उस जाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचानन से संबंधित नहीं थी? तो ये थी कीकट फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऋग्वेद ज्ञाति मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, लॉलीपॉप है फ्रेंड्स। आगे देखिए, जीव को मार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, ये उपाध्याय फ्रेंड्स। आगे देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16 है फ्रेंड्स। और वेद पूछ ले तो वेद 4 हैं। और मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के पूर्व आर्यन काल में हुई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, एकलव्य, तो ये एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य फ्रेंड्स। और ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किसको? कोचों को फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग निम्नलिखित में से कौन सा शेष 3 वर्ग में नहीं था? तो ये कोश नहीं था 3 वर्गों में शामिल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट ब्रह्मोत्तर काल की में प्रचलित हुई? तो 4 प्रथाएँ बतानी है, तो ये शुरू में बता दिया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास फ्रेंड्स। आगे देखिए, सर्ग फ्रेंड्स। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवर्य और वंशानुचरित्र संकेत करते हैं, तो ये पुराणों से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, पुराणों की संख्या 18 है फ्रेंड्स, लॉलीपॉप है।
और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रथम विधि निर्माता तो मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेदिक में वर्णित दशराज युद्ध में भाग नहीं लिया था तो ये गांधारी ने। ठीक। आगे देखिए, 4 पुरुषार्थ का सही कालम कौन सा है। ठीक। 4 पुरुषार्थ का सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक। आगे देखिए, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। आगे देखिए, किसको वर्ण संस्कार समझा जाता है तो ये विवाह के लिए वर्ण की सीमा का अतिक्रमण। ठीक। आगे देखिए, द्विज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विज किससे बिलोंग करता था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। ठीक। इनको द्विज भी कहते थे। आगे देखिए, और ये प्रायवाची भी है। ठीक। द्विज के प्रायवाची देख लेना। स्मृति। ठीक। स्मृतियों में वणित विवाह के किस प्रकार के वर द्वारा कन्या पिता को गो मिथुन देना पड़ता था। ये आर्स। ठीक। मतलब एक कन्या वगैरह थी तो उसको विवाह में गाय वगैरह देना पड़ता था तो ये आर्स विवाह कहते थे उसको। ठीक। आगे देखिए, ठीक। अगला क्या कहता है, अगला कहता है वेद्र। ठीक। वेदरायणी के अंतर्गत सम्मिलित है तो वेदरायणी के अंतर ये 3 वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक। आगे देखिए, 12वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में मनु स्मृति का टीकाकार था तो ये विश्वरूप था। ठीक। आगे देखिए, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के रूप में वर्णित करता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक। तो देखिए, उसको धर्म के रूप में वर्णित करता है तो ये देखिए, ऋग्वेद में धर्म को प्राकृतिक बहुवादी। ठीक। ऋग्वेद में धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेशवाद कहा जाता था, ये सही है। ठीक। ऋग्वेद में धर्म और यूनानी अवस्था के विचारों पर आचरणिक समानताएं हैं तो ये कई बार बता दिया। ठीक। आगे देखिए, तीसरा क्या कहता है, वैदिक यज्ञ। ठीक। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घरों में किए जाते तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक। तीसरा गलत है। ठीक। अब तीसरा गलत है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक। चौथा क्या कहता है, वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांडों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। ठीक। 14वां नंबर क्या कहता है, ऋग्वेद संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है तो डायरेक्ट देखिए आंसर। ठीक। आंसर है यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे ये तो ऋग्वेद में यज्ञ के संबंधित। ठीक। कौन सा कथन सही नहीं है तो यज्ञ मंदिरों में नहीं होते थे उस टाइम। ठीक। तो यही गलत है। ठीक। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहो का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहाँ मिलता है तो ये लोह का आविष्कार वगैरह वो मिलता है, लोहे का नाम वगैरह। ठीक। तो ये यजुर्वेद में मिलता है। ठीक। आगे देखिए, 16वां नंबर क्या कहता है, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक। यहाँ जरूर देखना है क्या पूछा है तो बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक। तो ये दोनों ही सही हैं, पढ़ देता हूँ। ठीक। ये यूपीएससी के क्वेश्चन चल रहे हैं। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दिग्विषय और साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था और प्रतिबिंब करता था। कौन, ऋग्वेद। ठीक। आगे देखिए, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप दिखने वालों में की जाती थी। ठीक। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। आगे देखिए, गाय किस काल में महत्वपूर्ण रूप से धन थी। ठीक। तो ये ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत सम्मान किया गया। ठीक। आगे देखिए, कौशय। ठीक। कौशय शब्द प्रयोग होता था तो रेशम के लिए कौशय। ठीक। रेशम को कौशय भी कहते थे, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक। तो आगे चलिए। ठीक। ऋग्वेद को कौशय कहते थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने आर्टिक क्षेत्र को आर्य भाषियों के रूप के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ये किया था बीजीटी ने। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, भारोपीय भाषा। ठीक। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम भाषा कौन सी थी तो ये ग्रीक। ठीक। आगे देखिए, क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का क्या होता था उल्लेख। ठीक। ये बता दिया, क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द किसको इंगित करता था तो आर्य मतलब एक कुलीन उत्तम व्यक्ति। ठीक। आगे देखिए, वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता तो ऋग्वेद में। ठीक। आगे देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध तो ये परौशनी नदी के तट पर लड़ा गया था और परौशनी को क्या कहते हैं
ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, कई बार बता दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों का ठीक, किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित था? तो सुलभ सूत्र में ठीक। आगे देखिए, वैदिक काल में ठीक, वैदिक काल में स्पर्शा का आधार था, तो ये था व्यवसाय ठीक। ये शुरू में ही बता दिया था। मान लो कोई नाई वगैरह है, कोई मेहतर है या कोई मोची वगैरह है, तो वो उनके व्यवसाय पर निर्धारित करता था ठीक, और उनको कहते थे अस्पर्शा यानी कि अछूत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ठीक, अस्पर्शा का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है ठीक। पॉलिटी की बात है, आर्टिकल 17 अस्पर्शा का उन्मूलन या अंत ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद के उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो पंचाल का नरेश था प्रवाणन ज्वाली ठीक। आगे देखिए, 27वां नंबर क्या कहता है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध की चर्चा करता है? तो ये मैंने बता दिया है, तो ये हो जाएगा कुंभा ठीक। 1 2 3 ठीक, कुंभा, कुंभ और गोमती ठीक। 1 2 3 हमारा आंसर। आगे देखिए, ऋग्वेद है ठीक। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है ठीक। आगे देखिए, ये इतने बड़े छोटे कैसे हो गए पेज ठीक। आगे देखिए, ऋग्वेदिक वैदिक देवमंडल निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र ठीक। इंद्र को कहते थे, और इसका अर्थ पूछ लेता तो इंद्र को कहते थे किले तोड़ने वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ठीक। ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मणों का उल्लेख वगैरह दिया गया है ऋग्वेद में। आगे देखिए, ऋग्वेद में जनसभा जनसभा जौनक कार्य से संबंधित है, तो ये सभा ठीक। जनसभा को जौनक कार्य से संबंधित थी, तो इसको सभा कहते थे ठीक। सभा और समिति पढ़ी होगी आपने, ये सब डिटेल में पढ़ा रखा है। सभा क्या होता था? सभा गांव के आम लोग थे, उनकी जो सभा ठीक, उनकी जो मीटिंग वगैरह होती थी उसको सिंपल सभा कहते थे। और महासभा किसको कहते थे? महासभा जो गांव के लोग होते थे, जो सीनियर लोग होते थे, जो ब्राह्मणों से ब्राह्मण जाति के बाहर थे ठीक। महासभा होती थी ब्राह्मणों की सभा, और जो सिंपल सभा होती थी वो गांव की सभा होती थी ठीक। आगे देखिए, भारतीय प्रकृति के अंतर्गत रित शब्द का अर्थ है प्राकृतिक नियम ठीक। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तमसोमया ज्योतिर्गमय, तो ये रे उपनिषद में मिलता है ठीक। इसका उल्लेख आगे देखिए, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता था? तो इनमें से कोई नहीं ठीक। सफ़ेद घोड़े का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ठीक। लगभग 234 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगली आने वाली वीडियो होगी ठीक। तो उसमें हम देखेंगे क्या, उसमें हम राम शरण शर्मा की बुक से देखेंगे महाजनपद काल ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ठीक। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं ठीक। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।